टुडे वी आर स्टार्टिंग विद लेटेंट हीट। ओके, बताइए क्या होती है लेटेंट हीट। जब हम लोगों ने थर्मोमीटर ही पढ़ा था तो उसमें मैंने तुम्हें एक कंसेप्ट बताया था कि जब हम थर्मोमीटर में मार्किंग कर रहे होंगे, करेक्ट, मैंने तुम्हें देखो क्या बताया था कि सपोज मेरे पास एक थर्मोमीटर है, ठीक है, थर्मोमीटर का बल्ब और ये थर्मोमीटर है, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर मैंने मरकुरी भर दी है। क्या भर दी इसके अंदर, मरकुरी भर दी है, ठीक है, filled mercury inside this। ओके, अब देखो, अब जब तुम इस बल्ब को किस में डाल देते हो, जब तुम जब तुम इस बल्ब को आइस में डाल देते हो, आइस और वाटर में डाल देते हो, आइस भी वाटर भी है, तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस, ये मरकुरी है ये यहाँ तक जाएगी, आइस होगी तो यहाँ पे रुक जाएगी ये मरकुरी, बराबर, यहाँ तक रुक, जितना टेम्परेचर होगा उतनी राइज होगी। हाँ ये यहाँ पर अभी रुक जाएगी मरकुरी, बराबर है, तब तक रुक जाएगी जब तक पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी तब तक ये मरकुरी आगे नहीं बढ़ने वाली है, बराबर है, ये बताया था मैंने आपको, बताया था कि नहीं बताया था आपको मैंने ये, हाँ सर बताया था। ओके, अब क्या हुई, अब आइस पूरी मेल्ट हो गई यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, पानी, यू आर एक्चुअली हीटिंग इट फ्रॉम डाउन, तुम क्या कर रहे हो, इसको नीचे से हीट कर रहे हो, हीटिंग इट फ्रॉम डाउन, करेक्ट। अब तुमने क्या देखा, अब भाई पानी यहाँ पे, गेट सम वाटर ओवर हियर, तो व्हाट विल हैपन नाउ, व्हाट विल हैपन नाउ, मरकुरी विल स्टार्ट राइजिंग, बराबर है, नाउ मरकुरी विल स्टार्ट टू राइज, कहां तक राइज करेगी, सर पूरे 100 डिग्री। जब तक तो तुमने एक वाला पॉइंट मार्क कर लिया, कौन सा पॉइंट था, ये था मेल्टिंग पॉइंट, तो हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट पे थोड़ी देर तक मरकुरी वहां पे रुक गई। अब तुमने क्या देखा कि भाई यहाँ पे वाटर में वेपर्स आने स्टार्ट हो गए, ठीक है, वाटर में वेपर्स आने स्टार्ट हो गए, तो व्हाट विल हैपन, अभी यहाँ पे मरकुरी अगेन रुक जाएगा जब तक पूरा का पूरा पानी वेपर में नहीं कन्वर्ट हो जाता, मरकुरी अगेन यहाँ पे रुक जाएगा। दैट मीन्स हम वाटर में क्या, हम वाटर में 100 के ऊपर मेजर कर सकते हैं, इफ सम इम्प्योरिटीज एंड ऑल आर देयर वी कैन मेजर, बट प्योर वाटर में कभी भी आप इस पॉइंट के बियॉन्ड मेजर नहीं कर सकते हो अगर वाटर लिक्विड स्टेट पे है तो, ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं। फिर मैंने क्या बताया था, मेल्टिंग पॉइंट को तुम 0 डिग्री सेल्सियस दे दो, बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस दे दो, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दे दो, इसको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट दे दो, इसको 273 केल्विन दे दो, 373 केल्विन, तुम्हें जो भी नंबर पसंद है यहाँ पे पुट कर दो एंड देन कंस्ट्रक्ट योर स्केल, बराबर है, समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में आई बात कि नहीं आई, हाँ सर। ओके, तो अब दैट मीन्स हमने भी यहाँ पर क्या देखा कि जब भी देयर इज अ फेज चेंज, whenever there is a phase change there is no rise in temperature does not change, whenever phase of a phase changes, just let me put it this way, phase changes, temperature remains constant, correct सर हाँ, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इन द सेंस, टेम्परेचर मतलब देखो अभी हमने क्या देखा, जब ये बॉयल हो रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मरकुरी जो है वो रुक गई ना, 100 डिग्री सेल्सियस से दिखाएगा जब तक पूरा का पूरा पानी उड़ नहीं जाता, आइस थे तो कितना दिखा रहा था 0 डिग्री सेल्सियस, जब तक पूरी पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती तब तक मरकुरी 0 डिग्री सेल्सियस से दिखाएगा,
ठीक है। तो जब भी फेज चेंज हो रहा होता है तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। करेक्ट, इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो अब देखो, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो मेरे पास एक इतनी छोटी सी आइस है और इतनी बड़ी सी आइस है, किसको मेल्ट कराने में मुझे ज्यादा हीट लगेगी? बड़ी आइस को, यस, इसको मेल्ट कराने में ज्यादा हीट क्योंकि लगेगी। उसमें मास ज्यादा है। यस, Q2 इज मोर एज कंपेयर, तो Q2 इज मोर एज कंपेयर टू Q1, बराबर। तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं, whenever phase is changing, whenever phase is changing, ज्यादा मास के फेस को चेंज कराने के लिए ज्यादा हीट लगेगी आपको। सेम अप्लाइज फॉर वाटर टू वेपर फेस, करेक्ट, वाटर टू गैसियस स्टेट, लिक्विड टू गैसियस स्टेट, बराबर है। ज्यादा मास के फेस को चेंज कराने में ज्यादा हीट लगने वाली है तुम्हें। यस नो? यस सर। बराबर है ना? Yes, sir. तो हाँ, क्या मैं बराबर। यहाँ पर बोल सकता हूँ Q जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? जो हीट हमें रिक्वायर्ड है दैट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एन, बोल सकते हैं? यस सर। हम्म? सर आप वो सेंटेंस Sir. कंप्लीट करने वाले थे ना, whenever phase is changing। हाँ, तो मैंने बताया whenever phase changes temperature remains constant। सर ये वाला नहीं, नीचे वाला whenever phase is changed। हाँ, तो whenever a phase is changed the heat required is directly proportional to mass, heat required is directly proportional to mass। इसमें क्या है? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q is directly proportional to M। देखो, क्या हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं? जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा हीट लगेगी तुम्हें इसका फेस को चेंज कराने में, बराबर है कि नहीं? बराबर है सर। सर, यस। सर आपने अभी ऊपर एक थर्मामीटर स्केल दिखा था, उसमें एक वेसल लिया था, तो उसमें अगर हमने अगर आइसेस ज्यादा डाले, मतलब आइसेस ज्यादा साइज के डाले, तो अगर जल्दी वाला मेल्ट हुआ तो वो आगे बढ़ेगा क्या, जो सबसे तुम लास्ट में कितनी भी कि ज्यादा आइस डालो, कम आइस डालो, एक पीस डालो, कितनी भी डालो, किसी शेप की भी आइस डालो, डजेंट मैटर, जब तक पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती है, समझ रहे हो? जब तक पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती है तब तक क्या होगा, व्हाट विल हैपन तब तक वो वहां पे ही रहेगा, यस। चलेगा नहीं। जब आइस मेल्ट हो जाएगी उसके बाद ही आपका थर्मोमीटर जो है वो आगे बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है, आई ओके बात सर। समझ में कि नहीं? हाँ ओके। तो अब मैंने क्या बोला, तो अगर ज्यादा मास ले लोगे तो ज्यादा हीट लगेगी, बराबर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं whenever phase is changed heat required is directly proportional to mass, करेक्ट। और तुम्हें मालूम है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो क्या आ जाता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट। आ जाता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उसको हम बोलते हैं एल, इसको हम इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं एल को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है, लग रहा है ऐसा? दिमाग में आ रहा है एक प्रश्न, टेम्परेचर हाँ क्यों नहीं बढ़ रहा? सर, क्योंकि वो हम हीट भी कर रहे हैं फिर भी मतलब उस यस, तुम हीट भी कर रहे हो फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम जितना, और एंड नाउ यू आल्सो, लेटेंट का एक और मतलब होता है हिडन, लेटेंट एक और मतलब होता है, क्या होता है? हिडन। तो भाई हीट कहाँ से छुप गई, कहाँ छुप गई हीट? हीट छुप सकती है क्या? डजंट मेक सेंस। नो सर। चलो तो देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। देखो, जब तुम आइस को हीट करते हो, ठीक है, तो आइस क्या, व्हाट इज आइस एक्चुअली? आइस में वाटर मॉलिक्यूल्स तो हैं, पर तुम आइस का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो H2O ना, तो H2O ऐसे रहता है इसका स्ट्रक्चर।
फिर हाइड्रोजन जो रहता है ना, ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ एक ये बना लेता है, बॉन्डिंग बनाता है इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। समझ में आ रही बात? मतलब एक काइंड ऑफ, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन, अभी ये ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे जो कोई ऑक्सीजन है उसके साथ बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हुए क्या होता है, यहाँ पर एक हेक्सागोनल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है। समझ में आ रही बात? यहाँ पर देखो इसी तरह ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और फिर ये भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक यहाँ पे कोई ऑक्सीजन होगी, ऐसे करके एक काइंड ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाता है। करेक्ट? तो अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, ये बॉन्ड बन गया ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, पकड़े हुए ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक दूसरे को पकड़े हुए है। और इनफैक्ट में मालूम होना चाहिए यहाँ पे ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिस, यहाँ पे बीच में क्या होती है, एयर ट्रैप हो जाती है, बीच में सम एयर इज ट्रैप। इसलिए जो आइस है तुम्हारी, आइस इज स्लाइटली लाइटर देन वाटर। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, क्या बोल रहा हूँ बच्चों? हाँ सर, इसीलिए वो पूरी तरह से इसीलिए आइस जो रहती है ना, आइस फ्लोट करती है पानी में। सिंक अगर करती होती तो आइस की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी वाटर से, करेक्ट? लेकिन आइस फ्लोट करती है। आइस फ्लोट क्यों करती है हम देखेंगे अभी। क्योंकि देखो तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम मान लो तुम्हारे पास ये 1 ग्राम का वाटर था, ठीक है, और ये 1 सीसी इसमें क्या था, 1 सीसी इसका वॉल्यूम था। क्योंकि वाटर का डेंसिटी कितना होता है, वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सीसी, करेक्ट? अब तुमने क्या किया, इसको जमा दिया इस 1 ग्राम वाटर को, तो तुम देखोगे इसका वॉल्यूम जो स्लाइटली बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इस बॉन्डिंग की वजह से, ऐसी बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे स्लाइटली थोड़ी सी एयर आ गई इसके अंदर, तो एयर ने क्या कर दिया, इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दिया। ठीक है, तो एयर ने इसका वॉल्यूम कितना बढ़ा दिया होगा, एयर ने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया होगा, अगर मैं आइस की डेंसिटी से बात करूं तो या ऑलमोस्ट इट्स लाइक यू नो, या एक सेकंड, हाँ, तो ऑलमोस्ट अगर मान लो यहाँ पर अभी मैं इसका मास 1 ग्राम ले लूं, क्योंकि अभी इसके अंदर तुम्हें क्या पता चल गया, एयर आ गई, तो इसकी डेंस अभी मान लो इसकी जो वॉल्यूम है वो हो गई लेट से 0.09, सॉरी 0 पॉइंट तो मतलब कम हो गई उसकी वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम होगी 1.091 सीसी। तो अब देखो यहाँ पे पहले कितनी थी, 1 सीसी थी, अब यहाँ पे स्लाइटली वॉल्यूम बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, बताओ बच्चों, बढ़ गई ना? तो जब तुम अब इसकी डेंसिटी निकालोगे, डेंसिटी क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास कितना है 1 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 1.091, जो कि आ जाएगा तुम्हारा 0.91 ग्राम पर सीसी। देखो आइस की डेंसिटी कितनी है 0.91 ग्राम पर सीसी, वाटर की डेंसिटी कितनी है, मास अपॉन वॉल्यूम कर दो, कितना आ रहा है 1 ग्राम पर सीसी। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है या आइस की डेंसिटी ज्यादा है? वाटर की। यस, और तुम्हें मालूम है अगर डेंसिटी किसी चीज की कम होती है वाटर से तो वो फ्लोट करता है वाटर पे, इसीलिए आइस जो है वो वाटर पर फ्लोट करती है। समझ में आई बात कि नहीं आई? हम्म, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आइस में यहाँ पे एयर आ जाती है। नाउ वी वर नॉट डिस्कसिंग अबाउट डेंसिटी थिंग, वी वर डिस्कसिंग अबाउट लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट पर अपने डिस्कशन लेके जाते हैं। तो अब बच्चों क्या होता है, जब तुम हीट करते हो इस आइस क्यूब को, तो क्या होता है, जो हीट ये आइस एब्जॉर्ब कर रही है वो क्या कहाँ जा रही है, इन बॉन्ड्स को तोड़ने में जा रही है वो हीट। ठीक है, इन बॉन्ड्स को तोड़ने में हीट जा रही है, क्योंकि तुम्हें मालूम है बॉन्ड्स अगर
एक दूसरे को बंधे हुए, तो उसको तोड़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, हीट चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात, समझ रहे हो बात को कि नहीं? Yes, यस sir. नो? समझा sir. यस, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जितनी भी तुम हीट दे रहे हो वो कहाँ पे जा रही है, इन बॉन्ड्स को तोड़ने में जा रही है। जब तक ये सारे के सारे बॉन्ड टूट नहीं जाते हैं, तब तक तुम्हारा जो भी वो लिक्विड है, जो वाटर जो भी है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, समझ में आ रही है बात सभी बच्चों को? समझा sir. समझा ना? सर यस। सर वो लेटेंट हीट नहीं समझे। लेटेंट हीट मतलब हुआ वही, मतलब वो लेटेंट हीट का मतलब वो छुपी हुई हीट। करेक्ट। अब हीट तो छुप नहीं सकती है कहीं पर, तो व्हाई डू वी से इट लेटेंट, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड जो तुम हीट दे रहे हो, ये कहाँ पर एक्चुअली जा रही है, बॉन्ड्स को तोड़ने में जा रही है। ठीक है, इन वन सेंस। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। ओके, तो बॉन्ड्स में एक्चुअली कुछ एनर्जी होती है, वहां पर एनर्जी छुपी हुई है, ये तुम्हें बताना चाह रहा है वो लेटेंट हीट टर्म से। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? इसी सेम थिंग अप्लाइज फॉर वाटर। वाटर आल्सो, वाटर के मॉलिक्यूल्स में भी तो कोई एक क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे ना। सपोज ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में थोड़ा थोड़ा बहुत तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा ना, वाटर वाटर के बीच में होगा कि नहीं होगा? बच्चों बताओ जल्दी से। होगा sir. होगा ना, HO, फिर O इसको ऐसे कुछ बॉन्ड बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ कोई पास में ऑक्सीजन आ जाएगी। देयर सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन वाटर एंड वाटर आल्सो। ठीक है, तो अब इन इंटरमॉलिक्यूलर, जब तुम्हारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम हीट व्हिच इट कैन होल्ड, दिस वाटर कैन होल्ड मैक्सिमम हीट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या होगा, फिर ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए फिर जब तक तुम्हारा पूरा का पूरा वाटर अभी वाटर वेपर में नहीं बन जाता, तब तक तुम्हारा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो लेटेंट हीट जो है बेसिकली मेरी दो प्रकार की होती है। ये जो हमने एक्सप्रेशन देखा यहाँ पे Q इज इक्वल टू ml, यहाँ पे L इज माई लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट दो प्रकार की, कौन कौन सी? L is of two types. One is latent heat of fusion and another is latent heat of vaporization. ठीक है, समझ में आई बात बच्चों? यस नो कुछ बोलो। हाँ सर। हाँ sir. ये है latent heat of fusion, another is latent heat of vaporization. ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कैसे लिखते हो? ये कब लगेगी? सॉलिड यस, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए जो हीट यूज होती है। सॉलिड टू लिक्विड। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कब लगाओगे? लिक्विड टू गैसेस। लिक्विड टू गैसियस स्टेट। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ sir. सर वाटर वेपर ओके, ये कब एक फॉर्म सेकंड, होता है? लेट मी पुट इट दिस वे, आई थिंक दिस इज नॉट येट रिकॉर्डेड। तो LF मतलब सॉलिड से लिक्विड, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दो प्रकार की होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। करेक्ट। सो नाउ आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस? मालूम है आपको वेपर और गैस? गैस में सब्लिमेशन हो सकता है, वेपर में सिर्फ। में सब्लिमेशन हो सकता है मतलब समझा नहीं। सर मतलब सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे ना तो भी गैसेस फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन वेपर में हम सिर्फ लिक्विड सब्सटेंस को हीट करेंगे तभी वेपर फॉर्म। अच्छा, ओके ओके, आज तो आप बहुत क्लोज हो, यू आर वेरी नॉट, मतलब यू आर 60% करेक्ट। ठीक है, चलो देखते हैं।
तो देखो वेपर और गैस में एक बहुत सटल सा डिफरेंस है, ठीक है। जैसे अभी तुम देखो ऑक्सीजन गैस, तुम क्या बोलते हो, ऑक्सीजन गैस, डोंट से ऑक्सीजन वेपर, बराबर, उसे नाइट्रोजन गैस। तो गैस को लेट से अभी हमारा जो जो जिस प्रेशर पे हम रहते हैं दैट इज, वो कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो 10 रेज टू कितना प्रेशर रहता है, 10 raised to in अप्रोक्सीमेटली 10 रेज टू 5 पास्कल का, 1.01 into 10 रेज टू 5। हाँ सर 1.0 इस प्रेशर पे इसको तुम कितना भी ठंडा कर दो ये कभी भी लिक्विड नहीं बनेगी। इसको तुम कितना भी ठंडा करते रहो ये लिक्विड बनेगी नहीं। बट वाटर वेपर में ऐसा नहीं है। वाटर वेपर को जैसे ही तुम ठंडा करते हो वैसे वैसे ही क्या होती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है कि नहीं हो जाती है, करेक्ट। तुम कोई कोई एक ठंडा ग्लास लेके आओ, एक ग्लास लो, उसमें उसमें बर्फ डाल दो, तुम देखोगे कि उसके आसपास की जो वाटर वेपर है दैट गेट्स कंडेंस्ड इनटू दिस ग्लास, बराबर है। होता है ऐसा कि नहीं होता है, होता है सर। होता है ना, यस। सो ये डिफरेंस है वाटर वेपर और गैस में। गैस को तुम कितना भी ठंडा कर दो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे वो कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी वो इस प्रेशर पे। बट वाटर वेपर जो है वो ठंडी हो जाएगी। इनफैक्ट तुम्हें मालूम होना चाहिए अगर तुम स्पेस में हो, स्पेस में, यू नो, स्पेस शिप में अगर तुम हो तो व्हाट हैपेंस इन स्पेस शिप, अगर तुम्हें कुछ लिक्विड चीज को डिस्पोज करना है स्पेस शिप के बाहर, तो जैसे ही तुम उस लिक्विड को स्पेस में डालोगे वैसे वो सॉलिड में बन जाएगा। क्योंकि वाटर फेज, वाटर इज अ फेज, तुमने फेज पढ़ा होगा ना, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, वाटर फेज, बराबर है। सर मैंने नहीं पढ़ा। अरे फेज है सॉलिड लिक्विड गैस, हाँ नहीं वो पढ़ा? पढ़ा है, तो मतलब मैटर, स्टेट ऑफ मैटर वैसा पढ़ा है, फेज। हाँ तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, गैसियस फेज, ये तो पढ़ा ही होगा, तो बचपन में पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने, करेक्ट। तो जब तुम स्पेस में जाते हो, स्पेस में मतलब अर्थ की फील्ड से बाहर जाते हो, अर्थ के बाहर जाते हो इन द स्पेस। ग्रेविटी मूवी में देखा होगा दैट लेडी वाज इन स्पेस, करेक्ट। तो जब तुम स्पेस में रहते हो तो क्या होता है, लिक्विड फेज डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्पेस। स्पेस में या तो सॉलिड वाटर सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करेगा या गैसियस फेज में एग्जिस्ट करेगा। मतलब स्पेस में अगर तुम पानी को कितना भी ठंडा कर दो वो कभी भी लिक्विड फेज में नहीं आएगा, वो सीधा सॉलिड फेज में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? समझ रहा है सर। ध्यान रखना। इनफैक्ट कुछ कभी कभी कुछ प्लैनेट्स जो हैं उनमें तुम्हें अगर प्रिडिक्ट करना है कि उसका सराउंडिंग, उसको कुछ क्या बोलते हैं, कुछ एस्टेरॉइड्स होते हैं, दे आर सराउंडेड बाय आइस एक्चुअली, देखो, ठीक है। तो तुम ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हो कि उसका कुछ सराउंडिंग है, कि उसको कुछ प्रेशर कितना एंड ऑल दैट, मतलब उसका एटमॉस्फेयर है कि नहीं है। क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो फिर लिक्विड फेज आ जाता है, otherwise it's not possible. Yeah, so these are some techniques of finding out what is pressure of other planets. Yes, हाँ बोलो। सर एक डाउट था हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट था? सर। स्पेस में लिक्विड अगर लेके गए तो वो फ्लोट होगा, तो सर लिक्विड नहीं, देखो स्पेस में कहाँ पे, स्पेस शिप के अंदर प्रेशर तुम्हारा मेंटेन किया जाता है, तो वहां पे लिक्विड फेज एग्जिस्ट कर सकता है। स्पेस शिप के अंदर तुम्हारा प्रेशर इतना होता है 1.01 into 10⁵ पास्कल, तो वहां पे तुम्हारा लिक्विड फेज एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन स्पेस मतलब मैं बोल रहा हूँ स्पेस शिप के बाहर, स्पेस शिप के बाहर तो प्रेशर ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा ना। हाँ सर। सर वहां पे तो वैक्यूम ही होगा। यस यस, इनफैक्ट तुम्हारी बॉडी में भी अगर तुमने स्पेस सूट को छोड़ दिया और तुम यूनिवर्स में चले गए, तुरंत तुम्हारी बॉडी का जो ब्लड है वो फ्रीज हो जाएगा एंड योर नर्व। मैं सर फ्रीज नहीं होगा, वो बॉडी फट जाएगी। बॉडी फटती नहीं है, ब्लड जो रहता है ना तुम्हारा हाँ वो पूरा क्या बोलते सॉलिड बन जाएगा, इसलिए तुम्हारी बॉडी फट जाती है। हाँ सर सर, क्योंकि वो बट अगर -150 चलता है। बट यस अगर यस, हम क्या? बट अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में ले जाए तो वो ऑब्जेक्ट ठंडा होगा क्या? हाँ ठंडा ठंडा, यस ऑब्वियसली ना, करेक्ट। सर मेरा ये डाउट था कि स्पेसशिप में अगर हम लोग गैसियस कुछ भी लेके गए
सर तो वो मिक्स हो जाएगा ना, मतलब जो गैशियस हमारा, लेके गए, क्या गैशियस लेके जाना है तुम्हें? सर कुछ भी, फॉर एग्जांपल हम लोग वाटर लेके गए सर, तो मिक्स हो जाएगा ना जो हमारे शिप में ऑक्सीजन वगैरह है उससे। नहीं, गैशियस ले, तुम सॉलिड चीज लिक्विड लेके गए तो स्पेसशिप के अंदर तो तुम्हारा प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल का ही रहता है, ठीक है? तो वहां पे लिक्विड फेज एग्जिस्ट करेगी, लेकिन स्पेसशिप के बाहर अगर तुम उसको फेंक दोगे तो फिर वो लिक्विड फेज में नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये बोल रहा हूं मैं। ओके सर, समझा। और सर अगर हमने कोई सब्लिमेबल कंपाउंड वहां पे ले गए तो वो हाँ भी तो ठीक डिपेंड होगा? कर, तो हर किसी का एक फेज चार्ट होता है, उस पर ये चीज डिपेंड करती है। अब जैसे तुमने देखा होगा, हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज ड्राई आइस? हाँ सर, कार्बन डाइऑक्साइड से बना रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब तुम सॉलिडिफाई कर देते हो, हाँ, करेक्ट, तो किसमें, ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस पे गर्म पानी डाला तो बहुत सारा धुआं निकलता है। ये धुआं निकलता है ना उस पे, उससे कभी कभी ड्रामा में तुम देखो फ्लोर पे वो कई सारी ड्राई हाँ, आइस रख देते हैं, तो फ्लोर रियलिटी पे, शो में ऐसे गाते वक्त यस, पता फ्लोर पे ऐसा खूब सारा धुआं 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 ऐसा धुआं लगता है कि हम बादलों में हैं। यस, तुम्हें लगता है तुम बादलों में हो, यस। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है ड्राई आइस में, क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैसियस फेज ही एग्जिस्ट करेगा। उसके बीच का जो ये लिक्विड फेज है ना, वो उसमें उस पर्टिकुलर प्रेशर पे वो फेज एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। अगर तुम 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स लोगे तो इतने हाई प्रेशर पे यहाँ पे लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर तुम प्रेशर कम कर दोगे और टेम्परेचर भी कम कर दोगे साइमल्टेनियसली, तब तुम्हें लिक्विड ये मिल जाएगा, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, या कुछ लोग लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं ना, तो तुमने देखा होगा सील्ड कंटेनर में आता है, वो एक पर्टिकुलर प्रेशर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? समझा। तो मैं कहा, मैं क्यों आ गया था इस पे, हाँ, तो आपको समझ में आया? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज जब तुम्हारा सॉलिड से लिक्विड फेज में जा रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जब लिक्विड से गैसियस फेज में जा रहा है। ओके, इसका मैं यहाँ पे एक चार्ट भी पुट कर देता हूँ तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो बताओ, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ लेटेंट हीट? बताओ क्या होगी? Q इक्वल टू ml। Q क्या है? हीट। M क्या है? मास। L क्या है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का SI यूनिट क्या होगी? जल्दी से बताओ बच्चों। सर सही है। नहीं, गलत है। तो कुछ बच्चों ने इसमें केल्विन पर केजी लिख दिया, बट हीट इज नॉट, हीट का यूनिट थोड़ी ना केल्विन होता है। हीट तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, तो हीट का जो यूनिट होगा दैट विल बी इन जूल्स। ठीक है, हीट इज इन जूल्स, तो जूल्स, L इज जूल्स पर केजी। ठीक है, ठीक है बच्चों, यस नो कुछ बोलिए। हाँ सर। एल को तुम कैलोरीज पर ग्राम में भी मेजर कर, मैंने बताया था कैलोरी एक स्पेशल यूनिट है जो कि स्पेसिफिकली हीट के लिए ही डिजाइन की गई है। ठीक है, तो आप इसको चाहते कैलोरी पर ग्राम में भी लिख सकते हो। ओके, सर एक टेबल दिख रही है? यस नो काहीतरी बोला। यस सर, दिख रही है। तो यहाँ पर देखो वाटर का लेटेंट हीट क्या यूनिट है, ये किस यूनिट किस में है? ये देखो वाटर, वाटर का इंपॉर्टेंट, वाटर क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ? ओके, वाटर का ये किस में दिख रहा है आपको? व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? 73 केल्विन। 273 केल्विन। ठीक है, हाइड्रोजन का देखो
What is melting point of hydrogen? 14.0 Kelvin. What is boiling point? 20. यस तो यहाँ पर बच्चों एक प्रेशर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है रोल, ठीक है। यस 1 जूल ऑफ हीट इज वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है, ठीक है। 4.2 कैलोरीज, जस्ट नीड सम फूड से तुम्हें रेगुलरली 2000 कैलोरीज ऑलमोस्ट एवरी डे यू शुड गेट, 1500 to 2000 calories you should get every day. So one calorie is equal to 4.2 joules. So 1 joule is just 1/4 of a calorie actually. ठीक है, दिख रहा है सबको? मेटल्स का देखो, मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई है कि नहीं है? हाँ सिल्वर कॉपर मेल्टिंग पॉइंट कितना है? बॉइलिंग पॉइंट तो मतलब वो पूरा बॉइल ही हो जाएगा, उसका वेपर बन जाएगा कॉपर का। तो बट पॉइंट इज आपको सब नहीं याद रखना है, तुम्हें क्या याद रखना है? तुम्हें बस वाटर का याद रखना। वाटर का कितना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? LF देखो कितना है, 333 किलो जूल्स पर केजी। मतलब अब देखो इसका मतलब क्या होगा, कौन बताएगा, कौन बच्चा बताएगा? तो अगर मैंने तुम्हें बोला वाटर या आइस, वाटर मतलब आइस, because here you are given melting point of this water which will be in form of ice. इसका latent heat of fusion है 333 into 10⁻³ joules per kg. Yes. तो तो इससे क्या समझ रहे हो आप? या यहाँ पर देखो इसका 32256 latent heat of vaporization है 2256 into 10⁻³ joules per kg. What do you understand with this whole scenario? Yes, बताइए। बताओ जल्दी से, क्या समझ रहे हो इससे? When I say latent heat of fusion या latent heat of vaporization, इसका मतलब होता है कि तुम्हें 1 किलो की आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए? इतनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। 1 kg की वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, करेक्ट। इसलिए तुम देखो तुम्हें मालूम है ये जब भी हेल स्टॉर्म आता है, हेल स्टॉर्म, यू नो व्हाट इज हेल स्टॉर्म? हाँ सर। बर्फबारी। हेल स्टॉर्म गिरने के बाद और ठंड बढ़ जाती है, यू नो द रीजन व्हाई? आफ्टर हेल स्टॉर्म टेम्परेचर फॉल्स, क्यों? Temperature of the surrounding will fall. क्या रीजन है उसका? क्यों टेम्परेचर कम हो सर जाता वो है? ज्यादा ठंडा रहता होगा और अपनी ठंड दूसरों मतलब सराउंडिंग्स में भी रिलीज करता होगा। क्योंकि जब हेल स्टॉर्म आता है, ठीक है, तो क्या करेगा? बर्फ गिर गई ना अभी नीचे, आइस गिरी है अभी, करेक्ट ना? व्हाट विल दैट आइस डू? इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू मेल्ट इटसेल्फ। तो अब आइस ने सारी एनर्जी खींच ली सराउंडिंग से, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा? हाँ सर। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? आइस एब्जॉर्ब्स। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? What is the reason for this? It absorbs the surrounding heat energy. Yes, ice absorbs surrounding heat energy. और देखो आइस कितनी ज्यादा एनर्जी ले रहा है, दिख रहा है आपको? ठीक है ना? चलो, अच्छा मुझे जल्दी से बताओ कि अगर मैं आइस की जगह चलो ठीक है, या अब अगर मैं इस थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन अभी देखते हैं। Let us do some unit conversion over here. तो भी मुझे जल्दी से बताइए
कि क्या बताना है आपको? सर हिलस्टॉर्म में क्या क्या? हिलस्टॉर्म में क्या होता है? हेल स्टॉर्म मतलब जो बर्फ गिरती है ना, कभी कभी आपने देखा होगा, हाँ सर। आई ऊपर से बर्फ गिरती है. काय म्हणतात काय म्हणते मराठीला सांगा, क्या बोलते मराठी में, जल्दी बताओ. ओस। किसे सर? हेल स्टॉर्म को मराठी में क्या बोलते हो? ओस। ओस. सर मेरे ख्याल से गारा। गारा, हाँ गारा बोलते हैं, गारा बोलते हैं उसको. ठीक है, गारा पढ़तो ना कधी कधी. हाँ सर। चला, सर तो अब देखो यहाँ पे कुछ यूनिट कन्वर्जन देखते हैं. अब तुम्हें यहाँ पे मैं कुछ यूनिट्स लिख रहा हूँ, उसको तुम्हें दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करके बताना है मुझे. ठीक है, तुमने क्या देखा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर कितना था? 4200 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस. इसको तुम्हें मुझे बताना है इन कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में कितना होगा. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना था? 333 इंटू 10⁻³ जूल्स पर केजी. ये तो बताना है कैलोरीज पर ग्राम में कितना होगा. और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है? 2256 10⁻³ जूल्स पर केजी. ये तुम्हें बताना है कैलोरीज पर ग्राम में कितना होगा. चलो जल्दी से बताओ. सर तो वन जो आपका आंसर है वो बराबर है ना? यस बराबर. तो बेसिकली देखो फिर से मैं बता देता हूँ, दिस विल गेट रिकॉर्डेड आल्सो. तो जूल्स को तुम्हें किसमें कन्वर्ट करना है? 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल्स. तो 1 जूल्स इज 1/4.2 कैलोरीज. बराबर, करेक्ट. तो अब देख लो बस जल्दी से यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सब रब कर देते हैं अभी अपन. तो कैलोरी की जगह जूल्स की जगह क्या पुट कर दोगे तुम? कैलोरीज पुट कर दोगे. केजी की जगह तुम क्या पुट कर दोगे? 1000 ग्राम पुट कर दोगे. और डिग्री सेल्सियस तो वैसे ही रहने दो. ठीक है, तो ये कितना हुआ? ये हो गया दिस एंड दिस विल गो आउट, 1 आ जाएगा. तो इससे तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा. तो इसका फाइनल आंसर विल बी दिस 4200 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. अब जल्दी से देखते हैं. 333 इंटू 10⁻5, सॉरी 10⁻5 था, 10⁻3 था. 10⁻³ जूल्स पर केजी. इसको कैलोरीज पर ग्राम में जरा कन्वर्ट करो और बताओ मुझे कितना आएगा. अभी तुम्हें बताया मैंने 1 जूल्स कितना होता है? 1 जूल्स होता है 1/4.2 कैलोरीज. बराबर है. थोड़ा कैलकुलेशन आना चाहिए बस, और कुछ नहीं. ठीक, तो कितना हो जाएगा? तो 1 जूल्स इज 1/4.2 कैलोरीज. तो 333 इंटू 10⁻³ इंटू 1/4.2 कैलोरीज. केजी को क्या लिख दोगे? 1000. ठीक, दिस गोज विद दिस. ठीक है, बराबर है. हाँ सर. 333/4. ये ग्राम्स में हुआ 1000 ग्राम. तो ये कैलोरीज पर ग्राम. अब यू नीड टू जस्ट सॉल्व दिस. अब कैसे सॉल्व करोगे इसको? एक काम करते हैं, देखो डिवीजन तुम्हें सिखाता हूँ. 42 बराबर 8 4 जा कितना होता है? 8 4 जा 32 के आसपास होता है. हाँ सर. या 8 से नहीं जाएगा, 7 से. चलो 7 से चला जाएगा. 7 2 जा 40, 14. 7 4 जा 28, 28 प्लस 1 29. 29 डिवीजन आता है कि नहीं आता है बच्चों आप लोगों को? आता है सर. कितना हो गया? ये हो गया 9 4 13. कितना होगा? 29. 29 कितना होगा? 29 कितना, जल्दी बताओ. 30 31 32 1 19 ना. 19 यस.
190 42 अब मेरे ख्याल से 9 टाइम्स जाएगा 42 9 से है 9 4 नहीं 9 नहीं जाएगा 70 बराबर है ना बराबर है नहीं सर मेरे ख्याल से तो 9 ही आएगा। 9 नहीं रुको 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 1 क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे 29 30 31 32 3 आएगा ना 390 आएगा यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ भी डेसिमल नहीं है दिस इज नॉट अ डेसिमल तो 42 9 42 into 9 में फिर 9 to 9 4 36 370 तो 9 378 कितना हो गया 12 बराबर पॉइंट 0 79.2 के आसपास आ जाएगा कुछ तो यहाँ पे कितना आ गया ये 79.2 जिसको आप अप्रोक्सीमेट करके थोड़ी अच्छी बात लिखनी चाहिए इसको check करो। सर एक्चुअली वो 79.28 मतलब 79.3 भी लिख सकते हो। अप्रोक्सीमेटली इसको 80 कैलोरीज पर ग्राम लिख देते हैं ठीक है समझ में आया बात बच्चों सभी बच्चों को यस सर। भूलोगे तो नहीं है वैल्यू भूलोगे तो नहीं है वैल्यू नहीं सर। ठीक है so this ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2256 into 10⁻³ अभी ये खुद से सभी बच्चे करो और मुझे बताओ 2256 into 10⁻³ जूल्स पर केजी को अभी कन्वर्ट करना है किसमें कैलोरीज पर ग्राम में अगर आपने कन्वर्ट नहीं किया तो मैं नहीं कर पाया तो मतलब आप अटेंटिव नहीं थे क्लास में ठीक है जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ तो यहाँ बाकी बच्चे नो वन नॉट मैं मेनी आंसर आपको भेज रही हूँ सर, एक सेकंड। चलो 1-2 मिनट का बस और टाइम दे रहा हूँ ज्यादा नहीं है ठीक है सर अभी बराबर है क्या? मैंने फिर से सॉल्व किया। हाँ फिर दिखा मुझे आंसर ओके 5 ठीक है मे बी ठीक है दैट्स ओके चलो बता दो चलो करते हैं सॉल्व इसको देखो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे सो 2 अभी बस वैसे करो 2256 into 10⁻³ और किसी का है वेदांग आपका थोड़ा गड़बड़ आ रहा है
देखो 2256 into 10/3 upon 1/4.2 जूल्स को पहले कैलोरी में कन्वर्ट कर लो और केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 1000 से ये चला गया, क्या बच गया 2256 अपॉन 4.2 कैलोरीज पर ग्राम। थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे। थोड़ी सी गलती हो गई ना। हाँ तो देखो 42 22560 कितना हो जाएगा 42 मेरे ख्याल से 5 से चला जाएगा 5 2 जा 10 5 4 जा 20 21 कितना हो गया ये 5 1 5 6 42 3 2 जा 6 3 4 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 से ही जाएगा ना यस कितना 3 फिर कितना हुआ 0 अब किससे जाएगा 7 ठीक है तो 537 37.14 ठीक है whatever it is 537 approximately ठीक है approximate answer is 537 okay और अगर पॉइंट मिला तो 0.14 but that much you can neglect ओके बच्चों हाँ चलो ऐसे मेरे पास 400 ग्राम की आइस है ठीक है इसको मेल्ट करने के लिए टू मेल्ट 400 grams of ice how much heat is required to melt 400 grams of ice dash calories and dash joules of heat is required जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा ये चाहिए करेक्ट तो हमें क्या मालूम है 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए 80 कैलोरीज क्योंकि आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है 80 ग्राम्स पर कैलोरीज कितना तो सिंपल है तो 400 ग्राम्स ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए कितने कैलोरीज चाहिए तुम्हें 5 बराबर करेक्ट सिंपल कि नहीं सॉरी मैंने 1 ग्राम लिख दिया क्या आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर दिस इज 80 ग्राम्स के लिए कैलोरी चाहिए ठीक है तो 400 ग्राम्स को मेल्ट कराने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए मान लो 4 ग्राम्स को मेल्ट कराने के लिए x कैलोरी चाहिए करेक्ट सो 80 into x ठीक है should be equal to 400 देखो हाउ डू वी गो अहेड विद देखो इसको तो तुम ऐसा कंफ्यूज हो रहे तो यहाँ पर देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस का कितना है 80 कैलोरीज पर ग्राम ठीक है हमें कितनी 400 ग्राम की आइस मेल्ट करनी है तो 400 ग्राम की आइस को मेल्ट करने के लिए मान लो हम x क्या दे रहे हैं कितना x अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं ठीक है तो Q हमें मालूम है Q क्या होता है m into L होता है Q कितना है Q हमें फाइंड आउट करना है मास कितना है 400 ग्राम्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है 80 कैलोरीज पर ग्राम ना एक सेकंड सर मैं लिखूं क्या मुझे अगला क्लास है यस यू कैन लीव एक जस्ट अ सेकंड देखो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रही क्या गड़बड़ Q is equal to m into L होता है तो हमें क्या फाइंड करना है तो हमें कितना कैलोरीज का हीट चाहिए ना दिस वी नीड टू फाइंड इट आउट कितने कैलोरीज का हमें हीट चाहिए तो Q is this is Q कैसे करेंगे जल्दी से बताओ सर इक्वल टू मैं बराबर तो कर रहा हूँ 80 is equal to 4 नहीं वो बराबर है आपका यहाँ पे तो 80 आ जाएगा सर वो 5 नहीं होगा फिर नहीं बराबर कैलोरीज पर ग्राम ठीक है यस सर वो 5 नहीं होगा वो ये एक्चुअली सी पहले मैंने सही लिखा था 80 कैलोरीज पर ग्राम का मतलब हुआ पर ग्राम ना बच्चों तो मतलब इसका ही मतलब ये वो पहले मैंने सही लिखा था 1 ग्राम को मेल्ट कराने के लिए आपको 80 कैलोरीज की हीट चाहिए
समझ में आ रही है बात? तो सही कर रहा हूँ फिर मैं। यहाँ पे आ जाएगा 400, तो 5 नहीं होगा ना? किसने किस हाँ बच्चे ने सर 5 बोल दिया था? 32,000 होगा। यस, 8 4 हाँ सर 8 4 32, ठीक है। 0 0 1 2 3 इतना। ये देखो 400 ग्राम्स है ना, तो ग्राम्स ग्राम्स कैंसिल्स आउट, दिस विल बी 32,000 कैलोरीज, ठीक है। हाँ सर। ओके, जूल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? सर 400 इन कितना आ गया? 32,000 इंटू 4.2 कितना आ गया? जल्दी से बताओ। वन थ्री क्या सर? 4400। हाँ सर 134400। ठीक है, चलिए जूल्स। सर मैंने आपको कैलोरीज का 32,000 दी तो अच्छा ठीक है, तो जिसने ये आंसर भेजा से किसने किसने सही आंसर भेजा? एक सेकंड में देखता हूँ। या तो तनिष ने सही भेजा है, गुड। सृजनी ने भी सही भेजा है, और किसने किसने सही भेजा है? और किसी ने सही नहीं भेजा है? वही बोलो, एक दो ही बच्चे आंसर करे, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं डोंट नो। कौन सी मूवी देखते हो पता नहीं मुझे, मुझे भी बताओ थोड़ा, मैं भी देखूंगा मूवीज। ओके सर बाय सर। तो बच्चों आई थिंक विल एंड दिस ईयर, और नेक्स्ट क्लास में, अभी ये चैप्टर आपको ऑलमोस्ट हो ही गया है, नेक्स्ट क्लास में आपकी बुक से विल डू सम क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। यस सर। यस सर बाय सर थैंक यू।